हेलो एवरीवन। हम लोग यूथ पब्लिकेशन की बुक से पेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 4 पार्ट में कई चैप्टर कर चुके हैं। फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और आज ये 5वां पार्ट है। और आइए देखते हैं आज हमारा कौन सा टॉपिक है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 73 तक कर लिया था और लाइट चैप्टर से आज हम लोग को स्टार्ट करना था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने हमको बताया है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं और वो है हमारा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये चीज़ें हमने मेंशन कर दी कि लेंस कौन सा है और क्या क्या हमको गिवन है, हम वो भी लिख लेंगे। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि यू वो 30 सेंटीमीटर है। और कहा है बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात करिए, यानी कि इमेज हमें बतानी है और इमेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, वही हमें बताना है। अब यहाँ पे लेंस की बात करी गई है, तो आपको पहले मैं कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को समझाते हैं। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक लेंस होता है और एक मिरर होता है। तो मैं आपको दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ, हो सकता हो कोई और न्यूमेरिकल आ जाए जो मिरर से रिलेटेड हो। तो स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर f क्या है? फोकल लेंथ, u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जिसमें f आपको पता है, v आपको पता है और u आपको पता है। अब देखिए साइन का भी यहाँ पे इशू रहता है, यू ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नेगेटिव रखा जाएगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस था और यू हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि ये हमें पता चल गया। वी वेरी करता रहता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। एफ फिक्स होता है, अगर कॉन्वेक्स है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास कॉन्वेक्स है तो यानी फोकल लेंथ हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और कॉनकेव में हमेशा वो निगेटिव होता है, क्या? फोकल लेंथ। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमें v बताना था। अब हमें पता चल चुका है लेंस है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे 1/f की वैल्यू है 20 इज़ इक्वल टू 1/v हमें पता करना है, माइनस 1/u जो कि है 1/30, माइनस 1/30। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/20 और ये इधर आएगा तो माइनस 1/30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस बराबर 1/v। 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। यहाँ पे 60 लाने के लिए 3 से तो ऊपर भी 3 से यानी 3 माइनस, और यहाँ पर 2 से तो ऊपर भी 2 से यानी 2 इज़ इक्वल टू 1/v। तो ये हो गया 1/60 इज़ इक्वल टू 1/v, यानी कि v की वैल्यू क्या आ गई? 60 सेंटीमीटर। यानी इमेज हमारा कहाँ बनेगा? 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 60 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, साइन कन्वर्जन समझ में आया होगा, लेंस और मिरर का फॉर्मूला समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निकट दृष्टि वाले लोगों का मतलब कि निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस जिनको मायोपिया रहता है वो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं सही होने के लिए? तो देखिए मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि रोग। तो निकट दृष्टि रोग में मतलब ये है कि निकट की चीज़ें, पास की चीज़ें तो दिखाई देती हैं पर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं।
अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जिन व्यक्तियों में लेंस अगर उनके आँखों में जो लेंस होती है उसकी मोटाई बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लेंस की पावर क्षमता बढ़ जाती है और पावर क्षमता बढ़ जाने से उनका फ़ोकस जो है वो घट जाता है, फ़ोकस दूरी घट जाती है और इमेज को रेटिना पे बनना होता है, लेकिन वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। इसकी वजह से उनको क्या होता है, पास की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। और इस रोग को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और कॉनकेव लेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे होता कि उन्हें दूर दृष्टि रोग हुआ है तो उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। तो यहाँ पे 75 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें कह रहे हैं दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। अगर उसको दूर दृष्टि रोग है, यानी कि दूर की चीज़ें तो दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती है। अब मायोपिया में जो पढ़ा था हम लोग ने, उसी का उल्टा हाइपर मायोपिया में होता है। मायोपिया में क्या होता है, आँख के लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, लेकिन हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, आँख के लेंस की मोटाई घट जाती है, जिसकी वजह से उसकी फ़ोकस दूरी बढ़ जाती है और फ़ोकस दूरी बढ़ जाने से लेंस की क्षमता घट जाती है और जो इमेज को रेटिना पे बनना होता है वो इमेज रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनती है और इसीलिए उसको दूर की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें उसको साफ नहीं दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, उन्होंने कहा कि 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता है, यहाँ पर हमें भी पता है कि इमेज जो है अगर 40 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है या उससे अंदर बन रही है तो उसको देख पाएगा, अदरवाइज़ नहीं देख पाएगा। और हमें पता है कि कम से कम न्यूनतम जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। यानी कि कम से कम, देखिए अगर आपको बुक की रीडिंग लगानी है और आप 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस रखेंगे तो आपको पढ़ने में क्या होगा, दिक्कत होगा, साफ नहीं दिखाई देगा। और वैसे भी लेंस में लीस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो अगर उसको मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है तो ये हो गया आपका इमेज के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इनिशियल यानी कि ऑब्जेक्ट की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और आपको क्या पता करना है, फोकल लेंथ। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है वो क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया है, इसलिए फॉर्मूला होगा 1/u माइनस 1/v। अब इसमें वैल्यू रख देंगे हम लोग, 1/u यानी 25 और माइनस 1/v यानी कि 40। 25 और 40 का एलसीएम होगा 200, तो यहाँ पे 200। अब 25 8 जा 200, तो यहाँ पर 8 से माइनस और 45 जा 200 यानी कि यहाँ पे 5। तो 1/f इज़ इक्वल टू 3/200 और f की वैल्यू क्या आ गई, 200/3 सेंटीमीटर। यानी कि उसकी फ़ोकस दूरी क्या होगी, 200/3 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा होगा, लेंस कॉन्वेक्स लेंस होगा हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा 76 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत फेमस क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर आपको किसी का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई उस जिसका आप पूरा इमेज देखना चाहते हैं उसकी लंबाई के कम से कम आधी लंबाई का होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, व्यक्ति के ऊंचाई का आधा। तो 77 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, अब देखिए ये हमें ऐसे देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ है और ऑप्शंस यहाँ हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि लाल गुलाब को जब एक नीले फ़िल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई देता है लाल, नीला, हरा या फिर काला। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए पहले। अगर कोई चीज़ हमें लाल रंग की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि
वो उसने क्या किया है, सारे कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, सिर्फ लाल कलर को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया है, तभी वो चीज़ हमें क्या हो रहा है, लाल रंग की दिखाई दे रही है। तो कोई चीज़ अगर हमें, जैसे कोई चीज़ आपको ब्लू दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब उस चीज़ ने क्या किया है, सारे कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, पर ब्लू कलर को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया है, तभी वो हमें ब्लू कलर की दिख रही है। कोई चीज़ काली कब दिखाई देती है, जब उसने सारे ही कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया हो, कोई भी कलर ऐसा ना बचा हो जिसको वो एब्ज़ॉर्ब ना कर पाया हो, तो वो हमें काला दिखाई पड़ता है। और सफ़ेद कब दिखाई पड़ता है, जब किसी ने क्या किया हो, सारे ही कलर को क्या कर दिया हो, रिफ्लेक्ट कर दिया हो, तब वो चीज़ हमें सफ़ेद दिखाई देती है। तो ये 3 कंडीशन होती है, या तो काला दिखाई देगा, या तो सफ़ेद दिखाई देगा, या तो कोई रंग दिखाई देगा। तो सफ़ेद दिखाई दे रहा है यानी उसने सभी को क्या कर लिया है, सभी रंग को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है, तभी वो हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है। और काला कब दिखाई देता है, जब उसने सभी कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया हो और किसी कलर का, जैसे नीला दिखाई दे रहा है, तो यानी नीले को उसने उत्सर्जित किया है। लाल दिखाई दे रहा है तो यानी उसने लाल को उत्सर्जित किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लाल गुलाब को जब एक नीले फ़िल्टर में डाला जाता है, तो वो नीला फ़िल्टर क्या करता है, लाल रंग को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो वैसे भी गुलाब ने सारे कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया था, सिर्फ लाल कलर को वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया था, इसीलिए गुलाब क्या हो रहा था, लाल कलर का दिखाई दे रहा था। लेकिन नीला फ़िल्टर डालने से फ़िल्टर ने क्या किया, उस लाल रंग को भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो अब क्या हुआ, सारे ही कलर एब्ज़ॉर्ब हो गए, जिसकी वजह से अब ये गुलाब हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे 78 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और एक बात और बता देते हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर आपके 3 होते हैं, 3 प्राइमरी कलर होते हैं। प्राइमरी कलर 3 प्राइमरी कलर हैं आपके, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो कभी कभी क्वेश्चन प्राइमरी कलर का भी पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना, इसी को मुख्य रंग भी बोलते हैं और ये प्राइमरी कलर भी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में इन्होंने क्या कहा है कि पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। ठीक है, यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज़ से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, हमें ये पता है कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि उसका जो आउटर सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में इनर सरफेस पॉलिश होता है। तो यहाँ पे इनर सरफेस में वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वो बाहरी सरफेस को क्या कर रहे हैं, अपारदर्शी कागज़ से ढक रहे हैं। यानी कि इमेज की जो छवि है वो तो बनेगी, लेकिन कागज़ से वो ढक दे रहे हैं, जिसकी वजह से अपारदर्शी कागज़ से वो ढक रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी तीव्रता में कमी आ जाएगी, लेकिन छवि तो पूरी की पूरी बनेगी। तो अब यहाँ पे वही कहा है कि वस्तु के केवल निचले भाग की ही छवि प्राप्त होगी। बिल्कुल गलत, केवल निचले भाग की क्यों, आपने पूरे सरफेस को कवर कर दिया है अपारदर्शी से, तो निचले भाग की कहाँ से छवि बन जाएगी, केवल ऊपरी भाग की। बिल्कुल गलत, छवि प्राप्त ही नहीं होगी। आउटर सरफेस को आपने कवर किया है अपारदर्शी वस्तु से, पर कॉन्वेक्स लेंस में तो इनर सरफेस से इमेज बनती है ना। तो यानी कि ये तीनों नहीं होगा और वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होती है, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। यही आंसर सही होगा। वस्तु की छवि तो प्राप्त होगी, पूरी छवि प्राप्त होगी, केवल ऊपरी नहीं, केवल निचली नहीं, पूरी छवि प्राप्त होगी, और उसकी तीव्रता लेकिन कम हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, अपारदर्शी कागज़ से उसके बाहरी भाग को ढक दिया है। तो 79 में क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में इन्होंने पूछा है कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वेवलेंथ किसकी कम होगी, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी। ये एक हमारा प्रिज्म है, इस पर वाइट लाइट आया और उसने क्या किया, इसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया। मैंने बताया था आर का लीस्ट स्कैटरिंग हो रही है, तो इसकी वजह से इसका वेवलेंथ हाईएस्ट होगा और स्पीड भी हाईएस्ट होगी। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट होगी। एनर्जी क्या होगी, सबसे लोवेस्ट होगी। और अगर वहीं मैं विबग्योर में वी की बात करूं तो ये मैक्सिमम स्कैटरिंग हुई है इसकी, तो मैक्सिमम स्कैटरिंग है तो लो स्पीड होगी।
लो वेवलेंथ होगा और एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। अब इसमें वही क्वेश्चन पूछ लिया है, वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, तो वेवलेंथ तो सबसे कम वायलेट का होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड का होगा। तो यहाँ पे हमारा कम पूछा है तो वायलेट करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अगर रेड की बात करें तो रेड का सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ऊर्जा होगी। तो मैंने आपको बताया था एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए, अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो यानी रेड की एनर्जी सबसे कम होगी। वेवग्योर में वी का वेवलेंथ सबसे कम है तो इसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। पर यहाँ पे वायलेट कलर तो दिया नहीं हुआ है, तो इंडिगो देख लेते हैं, इंडिगो भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद ब्लू देख लेते हैं, तो ब्लू ऑप्शन में है, तो यानी बी आंसर हमारा सही होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, ब्लू की, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्लू के बाद ग्रीन आया है और उसके बाद सबसे कम तो रेड की होती है। तो एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन ज़रूर पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन यहीं से बन गया, 2015 में ये क्वेश्चन आया था और 2016 में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 80 आया था, तो यहीं से क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे एनर्जी पूछ लिया था, वहाँ वेवलेंथ पूछ लिया था, तो क्वेश्चन आसपास से ही बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे, मतलब कि सूर्य छतरी है तो उसका उत्तम रंग क्या होगा, शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि शीर्ष पर सफ़ेद यानी ऊपर की तरफ सफ़ेद क्यों होगा, जिससे कि वो क्या करे, सारे मतलब कि सन की जितनी भी रेज़ आए उसको क्या कर देगा, सारी की सारी रेज़ को रिफ्लेक्ट कर देगा। और भीतर का काला इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो क्या करेगा, भीतर का काला इसलिए, वैसे सफ़ेद बाहर का सफ़ेद होना चाहिए क्योंकि जिससे वो पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। तो बाहर का सफ़ेद ए ऑप्शन में है, तो यही सही होगा। शीर्ष पर काला होगा भैया तो वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो अंदर गर्मी महसूस होगी। लाल और काला तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो शीर्ष पर सफ़ेद, जिससे कि जितनी लाइट आएगी सबको वो रिफ्लेक्ट कर दे, तो अंदर क्या रहेगा, अंदर तापमान को वो मतलब कि बहुत बढ़ने नहीं देगा, गर्मी को बढ़ने नहीं देगा, गर्मी को थोड़ा कम रखेगा। तो 82 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा। यहाँ पे वायु, हीरा, जल और कांच 4 ऑप्शन हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 2.4, और उससे कम कांच का होता है 1.5, उससे कम वाटर का होता है 1.33, सबसे कम एयर का है 1.001। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है, प्रकाश का विवर्तन, परावर्तन, प्रकाश का बिखरना या अपवर्तन। तो देखिए नीला रंग हमें किस कारण दिखाई दे रहा है, प्रकाश का क्या हो रहा है, प्रकीर्णन हो रहा है, और प्रकीर्णन में क्या होता है, वो प्रकाश को क्या करता है, बिखेर देता है। तो यहाँ पे प्रकाश का बिखेरना होगा। तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या फिर प्रकाश के बिखरने के कारण। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बात और जान लीजिए कि प्रकीर्णन और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा, और वेवलेंथ जितना कम होगा प्रकीर्णन उसका ज़्यादा होगा। तो ये देखिए वेवग्योर हो गया, इसका क्या होगा, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। इंडिगो की उससे कम है, उससे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा, और मतलब उससे कम होगा, और ब्लू का उससे भी कम प्रकीर्णन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा क्या होगा कि आकाश का रंग नीला दिखाने की बात हो रही है, यानी ब्लू कलर का प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या है, अपेक्षाकृत कम है इन लोगों से। तो यहाँ पे प्रकीर्णन का मतलब बिखरना होता है, और प्रकाश का बिखरना 84 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, उसका कारण क्या है। अब देखिए 2015 में आया था और वो 2016 में आया था, तो यहीं से क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन दिया है तो प्रकाश का प्रकीर्णन सही है, वहाँ पे प्रकाश का बिखरना दे दिया है तो वो भी सही है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 86 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज़ गमन करता है। यानी कि ये स्पीड की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था v बराबर n लेमडा होता है, यानी वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो वेवलेंथ से है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का होता है, तो सबसे ज़्यादा रेड की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज़ गमन करता है। तो रेड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि रेड का क्या होता है, हाईएस्ट स्पीड होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, लोवेस्ट एनर्जी होती है और लोवेस्ट स्कैटरिंग होती है। तो ये 4 पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं 4 पॉइंट से ही बन जा रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 87, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, कौन सा मिरर यूज़ होता है, कौन सा मिरर यूज़ होता है। तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं हम लोग, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, वो रियर व्यू इमेज होता है, रियर व्यू इमेज। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया हुआ है कि समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है। समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन, या पानी द्वारा रोशनी का छितराव, पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन, या समुद्री जल में समुद्र आर्थिक परावर्तन। तो समुद्र के जल में नीले रंग का होने का क्या कारण है, ये क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो गया है जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यहाँ पे स्वस्थ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश बिखरता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी द्वारा रोशनी का छितराव, यानी कि बिखेर देता है पानी रोशनी को, और जिसकी वजह से समुद्र जल के नीला रंग, समुद्र का जल नीला हमें दिखाई देता है। तो पानी द्वारा रोशनी का छितराव, वहीं से क्वेश्चंस बार बार बन रहे हैं कि पानी का बिखरना किसी में है, किसी में प्रकीर्णन हो रहा है प्रकाश का, और किसी में रोशनी का छितराव हो रहा है। तो क्वेश्चंस वहीं से हैं, बस ये लोग घुमा घुमा कर पूछ रहे हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या लाइट माइक्रोस्कोपिक में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ से एक बात समझिए, पहले हमारे पास हुआ करता था सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद क्या हुआ, इसकी रेजोल्यूशन पावर जैसे थी कि 200 गुना ये बड़ी वस्तु दे सकता है। लोगों को क्या हुआ, और रेजोल्यूशन पावर को उन्होंने बढ़ाया और क्या ले आए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या हुआ, ये वस्तु को 2000 गुना बड़ी चीज़ दिखाने लगी। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वो ले आए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी वस्तु को क्या करता है, 2 लाख गुना बड़ी दिखाता है। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उसकी रेजोल्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं, उसकी विभक्त शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाइट माइक्रोस्कोपिक में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो उसकी विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए, ना कि घटाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो कौन सा वस्तु आएगा जिससे छाया बनेगी। अगर पारदर्शी वस्तु आएगा तो छाया नहीं बन पाएगी। पारभासी, प्रकाशमान या अपारदर्शी। तो देखिए, कभी भी छाया तभी बनती है जब अपारदर्शी वस्तु आ जाता है। अब आप यही देख लीजिए, ये पेन है, ये एक क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, तो नीचे इसकी छाया बन रही है। तो प्रकाश के पथ में अगर एक अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया का निर्माण होता है। 90 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 91 में प्राथमिक रंग पूछे हैं, तो मैंने आपको प्राइमरी कलर बताए थे। ये देखिए, यहीं पे बताया था कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। इन्हीं को मुख्य रंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 92 आया है कि मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो यही मुख्य रंग भी होते हैं, यही प्राइमरी कलर भी होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है प्रकाश का। और इसके बाद जो चैप्टर है वो है विद्युत, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। हम लोगों ने अभी कौन सा देखा, प्रकाश। ये देखिए काफ़ी क्वेश्चंस लगाए हम लोग ने, ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद विद्युत पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत में ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, यहाँ पर जाके ख़त्म हुआ है क्वेश्चन नंबर 117 पे। तो आगे हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।